नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनके खिलाफ ये एक्शन लिया है। उनके विचारों को विभिन्न मामलों पर पार्टी की स्थिति के विपरीत बताते हुए पार्टी ने कार्रवाई की बात कही है। वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निकाल दिया गया है। नवीन कुमार जिंदल दिल्ली बीजेपी के मीडिया हेड हैं। नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता निलंबित किया गया है। कार्रवाई के बाद नुपुर शर्मा ने ट्वीट किया है कि मैं मीडिया हाउस और बाकी सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे पते को सार्वजनिक ना करें, मेरे परिवार की सुरक्षा खतरा है। वैश्विक बाजार के संकेतों के बीच शेयर बाजार में बिकवाली का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस हाल में भी कुछ शेयर जबरदस्त रिटर्न दे रहे हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड। इसने अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न देते हुए करोड़पति बना दिया है। गौरतलब है कि इस कंपनी के शेयर महज कुछ ही साल में 2 रुपये से बढ़कर 1700 रुपये के पार पहुंच गया है। इसे शेयर ने इस दौरान 70,000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2,524,095 रुपये है, जबकि 52 हफ्ते का लो लेवल 1,609,75 रुपये है। भारतीय रेलवे में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के पास शानदार मौका है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए आखिरी तारीख 30 जून है। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार nfr.indianrailway.government.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब में जुलाई से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन रहेगा। पंजाब सरकार ने रविवार को सिंगल यूज्ड प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन की घोषणा की। सरकार का कहना है कि इससे राज्य को हरा भरा और स्वस्थ बनाया जा सकेगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 पर सचिव विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण राहुल तिवारी ने राज्य में पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार के निर्णय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंजाब को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए जुलाई 2022 से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। राहुल तिवारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार हमारे पूज्य गुरु साहिबों के बताए रास्ते पर चलकर पंजाब को स्वच्छ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संकल्पित है। ओडिशा में रविवार को नई मंत्रिपरिषद ने शपथ ली। इससे एक दिन पहले सभी 20 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन के नए कन्वेंशन सेंटर में जारी एक समारोह में राज्यपाल गणेशी लाल ने 13 विधायकों को मंत्री के रूप में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्री पद के शपथ लेने वालों में बीजेपी के विधायक जगन्नाथ सरका, निरंजन पुजारी और RP सवेन भी शामिल है। महिला विधायक परमिला मल्लिक, उषा देवी, तकुनी साहू को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। बीजू जनता दल के सूत्रों ने बताया कि आदिवासी नेता सारका को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, क्योंकि उनका नाम भगवान जगन्नाथ के नाम पर है। ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मथुरा और ताजमहल के बाद अब शाही जामा मस्जिद आगरा पर विवाद छिड़ गया है। बता दें कि याचिकाकर्ता के नोटिस के बाद आगरा जामा मस्जिद के अध्यक्ष का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, जिस पर SSP सुधीर कुमार सिंह के संज्ञान लेने के आदेश पर थाना मटोला में धारा 153, 153A व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मस्जिद की ओर आंख उठाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि गुरुद्वारा, चर्च और बौद्ध मठों का सर्वे क्यों नहीं होता है। और वृंदावन के अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मथुरा के शाही ईदगाह के बाद अब आगरा की जामा मस्जिद पर अदालत में वाद प्रस्तुत किया है। गुजरात ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 68,000 मेगावाट करने के लिए बिजली उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को घटाकर 13.9 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य ने 2017 की तुलना में 2022 में अपने कार्बन उत्सर्जन में लगभग 115% की कमी की, जिसका मुख्य कारण बिजली उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में वृद्धि है। RJD की ओर से NDA के शासनकाल पर जारी किए गए रिपोर्ट कार्ड के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए राजद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि RJD को NDA का रिपोर्ट कार्ड जारी करने से पहले लालू राबड़ी राज के उस 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, जब यहाँ अपहरण उद्योग बन गया था। अपराधियों के डर से बाजार शाम के बाद बंद हो जाते थे। सुधीर और सुशील मोदी ने कहा है कि जहाँ पहले खेती नक्सलियों के कारण उद्योग व्यापार सत्ता पोषित अपराधियों के चलते बर्बाद हो चुका, वहां NDA सरकार आने पर खेती और उद्योग दोनों को प्रोत्साहन मिला है।
केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सशक्त करने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है। इसमें से एक पीएम कुसुम स्कीम भी है, जिसके तहत किसानों को फ्री बिजली के लाभ के साथ ही सिंचाई के लाभ और सब्सिडी का भी लाभ दिया जाता है। इसका मतलब है किसानों को इस योजना के तहत सिंचाई की पूरी व्यवस्था की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने पर सब्सिडी दी जाती है। साथ ही इसके तहत आप कमाई भी कर सकते हैं। केंद्र के भाजपा सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी, जो ऊर्जा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 30% और राज्य सरकार की तरफ से 45% सब्सिडी दी जा रही है। रिलायंस जियो के पास अपने ग्राहकों के लिए अलग अलग प्राइस सेगमेंट वाले रिचार्ज प्लान मौजूद है। कंपनी के पास जियो फोन ग्राहकों के लिए भी कई प्रीपेड प्लान मौजूद है। अपने लाखों जियो फोन ग्राहकों के लिए मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली जियो 75 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ प्लान ऑफर करती है। आज हम आपको बताते हैं रिलायंस जियो द्वारा जियो फोन ग्राहकों के लिए ऑफर किए जाने वाले उन प्लान के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत 100 रुपये से कम है। बता दें कि रिलायंस जियो ने खास तौर पर जियो फोन ग्राहकों के लिए 91 रुपये वाला रिलायंस जियो प्लान लॉन्च किया है और रिलायंस जियो के इस प्लान में अनलिमिटेड एसटीडी और लोकल व रोमिंग कॉल फ्री मिलती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से 75 रुपये वाला रिलायंस जियो भी प्लान किया है और वहीं दूसरी ओर जियो फोन ग्राहकों के लिए इसके अलावा कंपनी के पास 125 रुपये, 152, 186, 222 रुपये का प्लान भी है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। केरल में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और ज्यादा मामले मिल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में 34 दिन बाद दैनिक संक्रमण दर बढ़कर 1% से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के BA.4 और BA.5 वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। जी हां, एक बार फिर से आपको बता दें पिछले हफ्ते हुई बारिश के बाद एक बार फिर से दिल्ली NCR के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को भविष्यवाणी की है कि दक्षिणी प्रायद्वीप में 7 जून से बारिश की गतिविधि बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों और विधान पार्षदों ने पिछले हफ्ते विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को पार्टी के महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने के लिए अधिकृत किया। इस कदम का मतलब यह होगा कि तेजस्वी अब अन्य बातों के अलावा पार्टी के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों या उसके राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब यह भी होगा कि वह पार्टी नेताओं को पद आवंटित कर सकते हैं। 32 वर्षीय तेजस्वी पहले से ही अपने सहयोगी द्वारा इस तरह के प्राधिकार के बिना ये सभी निर्णय ले रहे हैं और लेकिन इस कदम का स्पष्ट रूप से इसे राजद के छाप देना और उन्हें आधिकारिक तौर पर अपने पिता और पार्टी के रूप में अपने निर्विवाद नेता के रूप में घोषित करना था। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बीमार पिता लालू प्रसाद यादव उन्हें अपना मार्गदर्शन देना जारी रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने राजद के साथ साथ अपने परिवार के साथ सौदेबाजी करने के लिए कई बार कोशिश की। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, लालू राबड़ी मोर्चा और छात्र जनशक्ति परिषद जैसे गैर राजनीतिक मंचों का गठन किया है। बॉलीवुड पर इस समय कोरोना का साया मंडराया हुआ है। कई बॉलीवुड सेलेब्स कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के किंग खान भी शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाहरुख खान को ठीक होने की कामना की है। उन्होंने ट्वीट करके शाहरुख की जल्दी रिकवरी की कामना की। हालांकि अभी तक शाहरुख की टीम और BMC के तरफ से उनके कोरोना पॉजिटिव होने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कानपुर पुलिस ने हिंसा और पथराव मामले में रविवार को 36 आरोपियों की सूची जारी की है। सूची में सपा के शहर सचिव निजाम कुरैशी का भी जिक्र है, जिन्हें पार्टी ने 22 मई को बर्खास्त कर दिया था। बता दें कि कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर को रविवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया था। जफर के साथ 3 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कोर्ट में 5 अन्य आरोपियों को भी पेश करेगी। जफर से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। PFI से कनेक्शन और उपद्रव के बीच राजनीतिक व्यक्तियों की भूमिका का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।